हरगुन नहीं आई पिया? ठीक है, वो कल बीमार थी शायद, पता नहीं कल परसों क्लास नहीं लगाई थी उसने। बीमार तो थी, अब पता नहीं ठीक हुई है कि नहीं, मेरी बात नहीं हुई आज उससे। ओके बेटा। सो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या कवर किया? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि दो टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है। मान्या, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन? ठीक है मान्या, तेरा आंसर फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो हमने उसके टाइप्स और करेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए थे दोनों के। ये जो क्वेश्चन है, इट इज पर्टिकुलरली द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। याद है हम लोगों को नाम? निखिलेश, कौन कौन से फैक्टर्स थे एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले? एड्सॉर्प्शन क्या होता है? माइंड में लेके आ, चारकोल के ऊपर गैस, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तो ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट का क्वेश्चन है, लाइक गैस ऑन सॉलिड। तो हमने क्या किया था, जितनी जल्दी गैस लिक्विफाइबल होगी, जितनी ज़्यादा, उतना वो एब्जॉर्ब करेगी। तो जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, याद रखना इस चीज़ को, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी ए फॉर एब्जॉर्प्शन, उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि गैस को ज़्यादा लिक्विफाई किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या है, कुछ गैसेस दी हुई हैं एंड उनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, कहता ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शोज लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल, मतलब एब्जॉर्बेंट। सबसे कम किसकी एब्जॉर्प्शन होगी पिया? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगी। तो डी इज द ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया क्वेश्चन? ये बेटा नोट्स में नहीं होते हैं, तो ये तुम साथ साथ अपना लिखा करो कॉपी पे। जब मैं लिख रही होती हूँ तो क्वेश्चन लिख लिया करो, और जब हम डिस्कस करते हैं फिर उस पर ध्यान दिया करो। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिखा तो, अदरवाइज लिख लिया तो इट्स फाइन। चलो, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं नोट शेयर करूंगी आपके साथ। एब्जॉर्प्शन दो टाइप की, फिजिकल एंड केमिकल। निखिलेश मुझे ये बताएगा कि ये जो एब्जॉर्प्शन दो टाइप की हमने लिखी है, ये किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया? क्या कह रहा है? मुझे नहीं सुन रहा कुछ। किस बेस पे क्लासिफाई किया गया बेटा? पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन, किन में बोलो शाबाश? एड्सॉर्बेट, हाँ, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है, फोर्सेस सिंपल, वीक, वंडरवॉल हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, तो हम उसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इफ द फोर्सेस आर टिपिकली केमिकल बॉन्ड, तो वो एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का और क्या नाम थे? फिजियोजॉर्प्शन या वॉन्डरवॉल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन के कैमियोजॉर्प्शन या लैंगवेयर एड्सॉर्प्शन भी इसको बोलते हैं। पहले तो बेसिक आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या पूछेंगे? जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। नोट्स तुमको भेज दिए थे, उसमें एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगी तुम लोगों को। तो ये देखो, ध्यान देना जरा इधर। ये तो अलग अलग करेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझाए थे, ये सारा ही कुछ ना इसमें आ जाएगा। दिख रहे हैं ना नोट्स? तुम डिफरेंसेस याद कर लेना। मान लो, देखो ज़्यादा तो यही क्वेश्चन ही पूछते हैं डिफरेंसेस का। मान लो उसने अकेले फिजिकल एब्जॉर्प्शन के करेक्टर पूछ लिए, तो फिजिकल वाले बस लिख के आ जाना,
केमिकल के पूछ लिए तो केमिकल वाले लिख के आ जाएंगे अपन, डिफरेंसेस पूछ लिए तो ऐसे बना के लिख के आ जाओगे। क्लियर है चीज? ठीक है, अब देखो क्या क्या हमने पॉइंट्स करे थे, सम अप कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताओ, सबसे पहला तो वही बात आ गया, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये कहाँ से सिलेक्ट होगा इसमें लिखने के लिए, या तो सबसे पहला तो बेटा डिफरेंसेस मेन जो है फोर्सेस में, जो अभी हमने डिस्कस किए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड है। पहला पॉइंट तो क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होती थी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन? ध्यान दो, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जब भी वर्ड आएगा ना तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक ही बात है ये। एब्जॉर्बेंट है, एक मोल एब्जॉर्बेट, एक मोल गैस, सिंपल मतलब माइंड में रखने के लिए, एक मोल गैस एब्जॉर्बेंट पे आई तो कितनी हीट रिलीज करेगी, उसको एंथैल्पी या हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब तुमको पता है वॉन डेर वाल फोर्सेस वीक हैं तो अट्रैक्शन कम होगी दोनों में, अट्रैक्शन कम होगी तो हीट रिलीज भी कम होगी। तो फिजिकल में 20 to 40 किलो जूल, ये रेंज याद करना। केमिकल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हीट रिलीज ज़्यादा होगी, 80 to 240। दूसरा पॉइंट याद माइंड में रखो कि हमको याद करने हैं, लेक्चर हम लगा रहे हैं 1 घंटा अब हम लगा रहे हैं तो हमको एटलीस्ट इतना याद हो जाएगा, क्लास के बाद कोई पूछे एक पेज लेके आए तो तुम लिख पाओगे, उसको बता पाओगे। पहला, दोनों में फिजिकल में वीक फोर्सेस हैं वॉन डेर वाल, केमिकल में केमिकल बॉन्डिंग होती है। फिजिकल में वीक फोर्सेस होने के कारण कम हीट रिलीज होती है जिसको इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन या हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ज़्यादा रिलीज होती है, 80 to 240। थर्ड, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है तो उसमें कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं, वो तो सिंपल जैसे चारकोल के ऊपर गैस आ गई, उनमें कुछ नया कंपाउंड थोड़ी बना। बट केमिकल में कंपाउंड भी बन जाते हैं, जैसे मेटल है, जब मेटल पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है तो हाइड्राइड बन सकता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है तो ऑक्साइड बन जाता है, कंपाउंड बन जाते हैं नए। सरफेस कंपाउंड इसीलिए लिखा है क्योंकि जो तुम्हारी एब्जॉर्प्शन है वो है ही सरफेस फिनोमिना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किया था ना ये, क्यों इरिवर्सिबल है ये जशन, केमिकल वाली? केमिकल वाली एब्जॉर्प्शन को हम इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं जशन? बोलो बेटा। क्या? याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ सिंपल, देख कोई बात नहीं, इरिवर्सिबल मतलब जैसे इजीली हम वापस बैक नहीं रिएक्शन कर सकते, क्यों वही है क्योंकि रिएक्शन हो गया, मेटल के ऊपर ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब हुई तो वो ऑक्साइड बना के बैठ गई, कम बॉन्ड बन गया, तो वो उसको वापस ऑक्सीजन बनाना थोड़ी पॉसिबल है। यहाँ पे चारकोल के ऊपर जस्ट हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन चिपकी थी, हमने कुछ किया, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है। तो फिजिकल वाली रिवर्सिबल है, केमिकल वाली इरिवर्सिबल है। 4 डिफरेंसेस। फिफ्थ, फिजिकल में एक्टिवेशन एनर्जी निग्लिजिबल या बहुत कम चाहिए होती है, केमिकल में ज़्यादा। वही है कि बॉन्ड बनना है तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए। फिजिकल वाली लो टेम्परेचर पे हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, नीचे नहीं जा रहा है, 1 मिनट रुको, इसमें कुछ चेंज हो गया लगता है। I am not able to move it. Let me close it and share again. Give me a minute. अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा? Yes, ma'am. Yeah, now I can move it. नोट्स दिखने लग गए?
Yes, ma'am. यस, नॉट्स फाइन। ओके, सो हमने डिफरेंसेस 5 कर लिए। 6 क्या है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होती है, वही एक्टिवेशन एनर्जी नेग्लिजिबल चाहिए होती है तो लो टेम्परेचर पे होती है। केमिकल वाली हाई टेम्परेचर पे होती है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पहले वो लेगा, तब उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। फिजिकल एब्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक थी। मान्या क्यों नॉन स्पेसिफिक थी फिजिकल वाली? हमें याद नहीं। फिजिकल वाली में फोर्सेस कौन से होते हैं? वंडरवॉल वॉल्डरवॉल फोर्सेस यूनिवर्सल है कि नहीं? यूनिवर्सल नहीं। यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या है कि वो हर गैस और हर एड्जॉर्बेंट में प्रेजेंट होंगे, तो उनमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये इसी पे एड्जॉर्ब करेगी, इसीलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। जबकि केमिकल वाली स्पेसिफिक है, ऑक्सीजन जौन से मेटल के साथ ऑक्साइड बना पाएगी उसी पे आके एड्जॉर्ब होगी। क्लियर है? अब देखो, अगला पॉइंट दोनों में सेम ही है, जितनी गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उतनी वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसमें लिक्विफिकेशन बोल देते हैं, इसमें मेनली बॉन्डिंग बोल देते हैं, फंडा तो सेम ही है। अच्छा, ये पॉइंट नहीं है 9th वाला, इस पे मार्क भी कर लेना, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन बेटा जो होती है ना, वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाती है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब क्या है? जैसे चारकोल है, एक बार पूरा सरफेस कवर हो गया, फिर उसके ऊपर भी गैस के ऊपर गैस भी स्टिक होती रहती है उसमें। क्यों हो जाएगा अदा? क्योंकि फोर्सेस वॉन्डरवॉल है, वो गैस गैस में भी हैं और गैस एब्जॉर्बेट में भी हैं, तो इसमें ज़्यादा लेयर बन जाती हैं। जबकि केमिकल वाली में खाली एक ही लेयर बनती है। मेटल के ऊपर एक बार ऑक्सीजन आ गई, ऑक्साइड बन गया, ख़त्म कहानी, पूरा सरफेस भर गया, टाटा बाय बाय। एक लेयर बनेगी इसमें केमिकल वाली में, ज़्यादा लेयर बनेगी फिजिकल वाली में। ठीक है, बाकी सरफेस एरिया तुम बढ़ाओगे तो उससे तो एब्जॉर्प्शन दोनों में ही ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा सरफेस मिल जाता है, और ये जो तुम्हारी प्रोसेस है वो सरफेस फिनोमेना है, इस वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। डिफरेंसेस में चाहे तुम 10th मत लिख के आना, कोई ऐसा सच वो नहीं है, लिखने को लिख भी सकते हो। ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए डिफरेंसेस। वैसे तो तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स है, 2 नंबर से ज़्यादा तो इसमें से कुछ पूछते नहीं है, तो तुम 5 के डिफरेंसेस जो बढ़िया वाले हैं, पहला फोर्सेस वाला हो गया, हीट वाला ज़रूर देना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला ज़रूर देना है, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक वाला ज़रूर देना है, मल्टी मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर ये भी अच्छा है, ये भी लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। निखिलेश तू गायब ही हो गया है कि भाग गया बस ऑन करके? हैं? मैम भूल जाएंगे कि मैंने बस ऑन कर ली थी एक बार। मैं भूलती नहीं, देखती रहती हूँ कौन है कौन नहीं है। तेरा दोस्त तो आया ही नहीं, मुझे बोल गया कि मैं आऊंगा, खुद तो उस पे गायब ही फोन होगा। कर रहा था मैम, वो उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो डर गया होगा कि मैम ने बोला होगा निखिलेश को फोन करने को ना। चल तू मैं अपनी भूल गया पढ़ाई, होगा, दूसरी क्लास भी है ना उधर। पढ़ाई पे ध्यान दे, कोई बात नहीं, आ जाएगा अपने आप। तो बेटा ये तो थे फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब ये देखो, अभी एक टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको कुछ नाम दिखाई दे रहा होगा फ्रेंडलिच करके, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, फिर अपन नोट्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या लिखते हैं? ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, आइसोथर्म का नाम सुना कभी? आइसोथर्मल कंडीशंस प्लस वन में यस पढ़ा हुआ, मैम। क्या होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जैक्टली, टेम्परेचर जीरो। जीरो नहीं, कांस्टेंट। इधर देखो जरा, आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब क्या, सभी फोकस करेंगे समझने में, नोट्स में सब लिखा हुआ है। आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब अब जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें हम टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे, कुछ और चेंज करेंगे। देखते हैं आइसोथर्मल कंडीशंस और आइसोथर्म के। आइसोथर्म मतलब जो ग्राफ बनता है उसको आइसोथर्म बोलते हैं, जो कर्व बनेगी उसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। प्लीज़ फोकस। तो ये जो साइंटिस्ट था ना फ्रेंडलिच, इसने एक रिजल्ट दिया था, स्टडी क्या की इसने, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
ध्यान दो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? एक्सटेंट मतलब कितनी को हो रही है एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। चारकोल है, चारकोल के पीस पे कितनी गैस आई, ज़्यादा आई, 1 ग्राम आई, 10 ग्राम आई, 5 ग्राम आई, वो स्टडी किया जा रहा है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने डिस्कस भी करा था, x/m में देखते हैं, याद है क्या था x/m? m देखो रिवाइज करा देती हूँ, m होता है मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, x क्या होता है? मास ऑफ गैस एब्जॉर्बेट, कॉमन टर्म है कि मान लें जी 10 ग्राम चारकोल का पीस लिया, 10 ग्राम चारकोल पे सपोज हमारी लेट्स से 2 ग्राम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई, तो एक्सटेंट कैसे देखेंगे? 2/10। 2 क्या है? कितनी ऑक्सीजन आई, 10 क्या है? कितना पीस था आपका एब्जॉर्बेंट का, चारकोल का। तो जितनी x की वैल्यू ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी ना। 10 ग्राम के पीस पे मैं बोलूँ 5 ग्राम मेरी ऑक्सीजन चिपक गई है या मेरी 2 ग्राम है, किस केस में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है? 5 वाले में। तो x की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। सो x/m हम y एक्सिस पे रख रहे हैं, क्या बताती है हमें ये चीज़? कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है। We are seeing the effect of extent of absorption with pressure at a constant temperature. Means चारकोल लिया, गैस ली, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बट हमने इस स्टडी के दौरान टेम्परेचर T पे अपना ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चारकोल के पीस पे गैस को देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है कि कम हो रही है। इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इतना समझ में आया? अब तक Yes, जो ma'am. बोला है समझ में आ गया ना? तो ऐसा कुछ ग्राफ आया बेटा इसका, इस कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। अब इसको अपन स्टडी करते हैं ग्राफ। ये पॉइंट मान लो O है, ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट B मान लो, ठीक है। पहले तुम OA कर्व स्टडी करो सिर्फ, बाकी भूल जाओ। OA में क्या ये लग रहा है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, लग रहा है ना? प्रेशर Yes, बढ़ा रहे ma'am. हैं, देखना आता है ना ग्राफ, प्रेशर बढ़ाया मैंने तो मेरी x/m की वैल्यू बढ़ रही है। x/m की वैल्यू बढ़ने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई जा रही है। तो मैं बोल सकती हूँ कि O से लेकर A तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के। बड़ा लॉजिकल भी लग रहा है, जितना प्रेशर डाल लेंगे उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया OA वाला रीजन, ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा? आफ्टर बी। आफ्टर बी देखो क्या हो रहा है। आफ्टर बी एक तरीके से जो लाइन आ रही है इट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इजंट इट? तो इसमें प्रेशर बढ़ा भी रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे फर्क नहीं ना पड़ रहा बी के बाद, बोलो, क्योंकि No. तुमने इतना प्रेशर बढ़ा दिया कि अब और प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ नहीं रही, प्रेशर का इफेक्ट आना बंद हो गया। मतलब और तुम डालोगे प्रेशर फिर भी ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब नहीं होगी, उतनी होगी। तो इसको हम PS भी बोल देते हैं, सैचुरेशन प्रेशर, कि सैचुरेशन हो गई, जितना मैक्सिमम प्रेशर ने इफेक्ट दिखाना था आ गया। इसके बाद मुझे एक्सप्रेशन को क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए x/m p⁻0। ये क्यों लिखा है मैंने p⁻0? एनीथिंग रेज टू पर 0 क्या होता है? 1। तो वो कांस्टेंट हो गया ना एक तरीके से, x/m कांस्टेंट हो गया, तुम देख भी रहे हो। तो मैं यहाँ पे अच्छा इसको k लगा लो कांस्टेंट, p⁻1 थी जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, यहाँ पे क्या है? k p⁻0 है। आफ्टर b ये सिचुएशन है, O से लेकर A तक ये सिचुएशन थी। इतना समझ गए? मैम A to B में भी तो ये बता रही सिचुएशन हूँ, पहले जो बोल रही हूँ उस पे बताओ। A और B पे आती हूँ मैं, है। Yes. ठीक है। अब देखो A और B में क्या है। A और B का जो रीजन है इसमें ये एक्सप्रेशन दिया था बेसिकली फ्रेंडलिच ने, ये एक्सप्रेशन काम करता है।
अब ये क्या होता है देखते हैं। अब पावर मैंने क्या लिख दी, p की पावर क्या लिख दी है, 1/n लिखी है ना। तो 1/n जो है वो क्या रेंज होनी चाहिए, क्या उसकी रेंज 0 to 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पावर की 1। तो ये जो रीजन है इसके बीच में हमने उसको क्या मानना है 1/n। तो 1/n नेचुरली 0 to 1 में ही लाई करेगा ना, इससे तो ज़्यादा या कम हो नहीं सकता। इतना समझ गए। 0 to 1 ये रेंज होती है। ज़्यादा प्रैक्टिकली जो वैल्यू है ना, जो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो 0.1 और 0.5 के बीच में ही आते हैं। मतलब 1/n की वैसे हम थेरेटिकली वैल्यू तो 0 to 1 ले सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो इट्स वैलिड मेनली फॉर 0.1 to 0.5। और अच्छा मुझे बताओ मान्या, ये बताओ कि x क्या होता है। मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट अब्जॉर्बेंट नहीं तो मैम अब्जॉर्बेंट होगा, देख लो जो ठीक लगता है लगा लो, है ना। हमें एब्जॉर्बेंट डेट ही तो है एब्जॉर्बिंग। तूने पहले अब्जॉर्बेंट बोला था। मास ऑफ गैस बेसिकली कितनी उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। एम क्या है निखिलेश भाई, सुन तो ध्यान से लिया करो कम से कम। एम क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है भाई, शक्ल दिखाओ मान्य और जश्न अपना, मुझे जैसे सिर से दिखा देते हो केला, कुछ पता तो लगता नहीं मुझे। एक्सप्रेशन देखने के लिए वीडियो ऑन कराती हूँ मैं, ढंग से किया करो। पी क्या है पिया, क्या पी क्या है, प्रेशर बेटा, विद रिस्पेक्ट विद वेरिएशन विद प्रेशर ही देख रहे हैं ना। प्रेशर ही बोला है। अच्छा सुनाई नहीं दिया। के और एन क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं ये। के और एन को कांस्टेंट लेते हैं और याद रखना ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड एंड गैस। बेसिकली आई शुड से नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। याद रहेंगी इतनी बातें, एक बार दोबारा बताती हूँ फिर और चीज़ एक बताऊंगी। फ्रेंडलीच एक साइंटिस्ट था, उसने एक चीज़ की स्टडी की कि एब्जॉर्बेंट पे कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है विद प्रेशर, से क्या इफेक्ट पड़ता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसने अपना रिजल्ट जो है ग्राफिकली हमें बताया कि ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि पहले तो जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे थे उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही थी, फिर एक पॉइंट पे आके प्रेशर का इफेक्ट ख़त्म हो गया, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गई। तो ये 3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओ से ए में क्या रिजल्ट आएगा, बी के बाद क्या आएगा, बिटवीन ए टू बी क्या आएगा। फाइन। अच्छा एक चीज़ और, ये जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इट इज़ मोर वैलिड फॉर फिजियोजॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन पे नहीं हम ये करते, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ही इसकी स्टडी की गई थी। 1/n की वैल्यू 0 to 1 होगी, बट ज़्यादा रिजल्ट 0.1 और 0.5 के बीच में बढ़िया आते हैं। और ये जो आइसोथर्म है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए है, केमिकल के लिए नहीं है। आज रहेगी इतनी बात याद, ठीक है। Yes. अब देखो ये रिजल्ट है अपने पास, कोई बोले फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या है, ये रिलेशन बताना है, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड ही है कि 1/n की वैल्यू 1 होगी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी 0। वो दो हमने ए टू बी और बी के बाद वाला इसी के बीच में ही अकोमोडेट हो जाएगा बेसिकली। अब इफ आई टेक लॉग बोथ साइड्स क्या बनेगा मेरा रिलेशन, log x/m। बता सकते हो इधर क्या होगा, के log p 1 - 1/n। क्या log, बोलो। कुछ नहीं। अब ये ना बताया फिर देखना, बताओ भाई जशन बता चल। log log को पावर आगे नहीं आ जाती है। वही पूछ रही हूँ, एंड में क्या बनेगा करके बताओ। log k plus 1/n log p। यस शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। देखो पहले तो वो फॉर्मूला लग जाएगा ना mn वाला, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया ना ये। पहले स्टेप में ऐसे होगा, फिर
एक फॉर्मूला और होता है लॉग m रेज टू पर n, पावर आगे आ जाती है, फिर ये पावर आगे आ जाएगी, ये बन गया। ठीक है, क्या इसको स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये तो चीज़ इतनी बार कर ली, अब तो मैम पता ही है, हमेशा लॉग ले ही लेना। वाई एक्सिस पे log x बाई एम और log p के वर्सेस ग्राफ है। इंटरसेप्ट क्या होगा पिया? जशन बताओ, इंटरसेप्ट 1 by n अच्छा शायद। धज्जियां उड़ा दो मैथ की का तो तुम अच्छा पूरे। स्लोप है वो, तो स्लोप बताई थी मैंने। मैंने तो इंटरसेप्ट पूछा था। स्लोप 1 बाय n है, इंटरसेप्ट log k है। इंटरसेप्ट log k है, स्लोप क्या है? 1 बाय n। आई बात समझ में? और ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए देखो इस ऐसा बना है। नेगेटिव में हम ऐसा बनाते होते हैं, माइनस नहीं ना है, इसलिए पॉजिटिव है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। का नाम क्या था? फ्रेंडलिच। वही है, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ये देखो ये लिखा है। ऐसा नहीं है एडसॉर्प्शन से बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ सकता, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आज स्टार्टिंग में लेक्चर में आपको कराया था ये वाला, ये भी जेई में आया हुआ है 19 में। ये देखो अभी जो करा रही हूँ वो भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, लिखो जरा। एडसॉर्प्शन मैं पूरा नहीं लिख रही, बस वही है, सुन लेना मेरे से। एडसॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलोज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फिर बोल रहा है x इज द मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड, m इज द मास ऑफ द एडसॉर्बेंट। कहानी पता ही है हमको, तो ग्राफ दिया है इसने, कोई बोलेगा नहीं, चैट में आंसर देना। ये ग्राफ दिया हुआ सीधा और ऐसा करके कुछ दिया, ठीक है। लास्ट लाइन लिख के दे रही हूँ मैं क्वेश्चन की, बाकी तो कहानी है। द प्लॉट ऑफ log x by m versus log p is shown in the given graph। आगे बोल रहा है x by m is proportional to ये ऑप्शंस हैं, ये भी 19 का ही है। आई हैव गॉट वन आंसर। जशन बिल्कुल ठीक है, शाबाश, यू आर डूइंग बेटर। हाँ मानना ठीक है। निखिलेश आंसर दे आकर कदे फिर गायब हो गया, देख मौका लभदा, फटाफट वीडियो बंद कर दो, है ना। हाँ जी बेटा, सिंपल है, हमें पता है कि x बाई एम इज इक्वल टू के पी रेस टू पर 1 बाई n होता है, ठीक है भैया। यही होता है ना फ्रेंडलीज का फॉर्मूला या कह लो एक्सप्रेशन। तो उसने यही पूछा x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू कि p की पावर निकालनी है आपको बेसिकली। अब तुमको हम पीछे अभी देख के आए हैं कि जो ग्राफ की स्लोप होती है वो 1 बाई n होती है। इसका मतलब इस ग्राफ जब हम log x बाई एम वर्सेज log p बनाते हैं, इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो 1 बाई n है। मैं स्लोप निकाल लूँ तो उसका मतलब है मेरे पास 1 बाई n आ गया, वही पावर आएगी। अब मैथ्स में तुम पढ़ते हो स्लोप tan थीटा होता है, पढ़ते हो ना, है ना। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 2 दिया हुआ है, बेस 3 है, तो 2 बाई 3 स्लोप है।
2/3 स्लोप है तो वो 1/n की वैल्यू है, तो ए ऑप्शन। समझ गए? यस मैम। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में, दोनों 19 में आए हुए हैं। अब देखो ये सारा बेटा यही बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हाँ यही सारा लिखा हुआ है जो तुमको समझाया मैंने। अच्छा आइसो बार बनाई हुई है, वो ऑलरेडी आपा कर चुके। आइसो बार क्या होता है बोलो? प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे मान लो देखना है, कांस्टेंट प्रेशर है तो नेचुरली वेरी किसके साथ कर रहा होगा? x/m। x/m तो देखना ही है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा होगा ना। x/m को तो आप स्टडी कर ही रहे हैं कि कितनी कंजॉर्प्शन हो रही है। पहले आप देख रहे थे कितनी कंजॉर्प्शन हो रही है प्रेशर से, अब देख रहे हैं कितनी कंजॉर्प्शन हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। कैसा ग्राफ बनता है? कराया था पिछली बार, बताना फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए कैसा ग्राफ आता है, बोलो। अच्छा याद करते हैं, एब्जॉर्प्शन ये बताओ एक्सोथर्मिक होती है क्या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है कि बैकवर्ड जाता है? ये था गैस प्लस सॉलिड, बैकवर्ड। गैस absorbed ऑन सॉलिड प्लस हीट। मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मेरा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मतलब डीजॉर्प्शन होएगी। डीजॉर्प्शन कह लूँ या मैं कह लूँ एब्जॉर्प्शन कम होएगी, तो ऐसा ग्राफ है। तो ये क्या है? आइसोबार है। किस चीज़ का इफेक्ट देख रहे हैं आप? टेम्परेचर के चेंज होने से एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट आता है, उसको आइसोबार बोल लेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे देखना है, जब हम एब्जॉर्प्शन पे प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे उसको आइसोथर्म बोल लेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए? केमिकल एब्जॉर्प्शन में इसमें थोड़ा सा चेंज आता था। क्या होता था? पहले वो बढ़ता है फिर कम होता है, क्या रीजन था इसका? बोलिए, शाबाश, बताया था। अच्छा ये बताओ दोनों में से एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? फिजिकल में ज्यादा होती है कि केमिकल में? फिजिकल होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये प्रैक्टिकली बताओ क्या है? सिंपल तो मुझे याद है ये होती है, होती क्या है? मैम उसका रिएक्शन हो जाए। मैम रिएक्शन के बाद जो एनर्जी शायद देते हैं। कल टेस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता हले। मैम एक्टिवेशन फिर एनर्जी, उसमें तो ये था ना। अरे ये था तो मतलब तो पता होना चाहिए। है क्या भाई? केमिस्ट्री है मैम, बस केमिस्ट्री होती है, हमें क्या पढ़ लेंगे अपने हम केमिस्ट्री। मतलब क्या है चीज का? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन हो जाए, उनके पास एक एनर्जी लेवल आ जाए कि वो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना दे। अब यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस, तो उसमें कुछ नहीं करना, वो तो फोर्स है, बस वो सरफेस पे आके लग जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एनर्जी लेके खुश हो जाता है, खुश हो जाता है मतलब उसका बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बन गया, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर अपना नॉर्मल इफेक्ट दिखाएगा, फिर कम होने लगती है एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? तो दोनों के ग्राफ ये डिफरेंट हैं। आइसोबार जो है, आइसोथर्म वाला तो है ही सिर्फ फिजिकल के लिए एप्लीकेबल है, वो केमिकल के लिए स्टडी नहीं किया जाता। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं नई मीटिंग शुरू कर रही हूँ, 1 मिनट रह गया, फिर बीच में वो करना पड़ेगा। लिखना तो नहीं कुछ बंद कर दूँ? यस मैम बंद कर दो। तो हमने बात कर ली आइसोथर्म की। क्या बेटा? इसकी टाइमिंग्स का आएंगे। टाइमिंग देखते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन डालने हैं या 25, उसके अकॉर्डिंग ही होता है।
ऐसे तो 25 क्वेश्चंस को तो 1 आवर मिलता है आपको जेई का, तो ये पैटर्न है। 3 घंटे का पेपर जैसे होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं, 25 जैसे केमिस्ट्री के हैं। तो आजकल इन लोगों ने क्या किया, वैसे हर साल कुछ नया सा पैटर्न कर देते हैं। 20 क्वेश्चंस उसमें से एमसीक्यू के होते हैं, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं। ठीक है, रिसेंटली ये पैटर्न है, तो उसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 25 डाले मैंने तो 1 घंटा दूंगी, 20 डाले तो थोड़ा सा कम दूंगी। ओके, सो वही क्वेश्चन करना जिनके लिए तुम लोग बिल्कुल श्योर हो, और प्लीज़ चीटिंग मत करना, आपका लॉस है। ये जल्दी मुझे लगता है सुनने में तो आ रहा है कि ओपन हो जाएगी 15 के बाद, बाकी देखते हैं, पता नहीं। बाकी सारा कुछ खोल रखा है इन लोगों ने, बच्चों के क्या कर रहे हैं, होप सो। अच्छा क्या बात करें, इधर ध्यान दो जरा बोर्ड पे। अब बेटा देखो, जैसे हमने अभी फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म ये लिखी थी मैंने। कोई ये पूछे क्या चीज़ है, मान लो ये इक्वेशन आपको दे दें और आपसे पूछे कि ये क्या बता रही है, क्या समझाओगे उसको? हम ये समझाएंगे कि ये इक्वेशन हमें बताती है एडसॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही बोलोगे? ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन प्रेशर के साथ वेरी कैसे कर रहे हैं। ऐसे ही ना, अब तक तो हम पढ़ रहे थे गैस ऑन सॉलिड, सॉलिड पे गैस की कितनी एडसॉर्प्शन हो रही है, यही है तुम्हारे सिलेबस में। बट एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशंस भी होता है बेटा, उसमें से थोड़ा सा हमने पॉइंट देखना है। एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन का बड़ा सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो एक बिकर है, क्या है, एक बिकर है, इसमें वही मिथिलीन डाई वाली एग्जाम्पल करी थी अपन ने, मिथिलीन ब्लू डाई का सॉल्यूशन है। वो डाई का सॉल्यूशन का क्या मतलब है, डाई सॉल्वेंट में घोल के आपको दे दी, पर्पल कलर ब्लू कलर का है, उसमें चारकोल का पीस डाल दिया, तो वो चारकोल का पीस क्या करेगा, इसमें से जो डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगी सॉल्यूशन की? बोल सकते हैं ना, एडसॉर्प्शन के बाद कंसंट्रेशन कम होगी नेचुरली, क्योंकि पहले सारी मतलब अंदर घुली हुई थी, अब वो इसके सरफेस पे आ गई, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये एक एग्जांपल है एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन की। सिमिलरली एसिटिक एसिड में भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है सपोज, उसमें तुमने चारकोल का पीस पा दिया, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आ जाते हैं, इससे भी कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एडसॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एडसॉर्प्शन हो रही है, सिंपल। समझ में आ गया? तो इसके लिए जो इक्वेशन है ना वो ये मॉडिफाई हो जाती है, और कुछ नहीं है, पी की बजाय सी आ जाता है बस। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे हम, प्रेशर के साथ इफेक्ट देख रहे थे, अब कंसंट्रेशन के साथ भी सेम इक्वेशन है, बस सी लिखना। तो इसका भी ग्राफ तुमको आ सकता है लॉग वाला। अब इसका लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग के प्लस 1/n, क्या लिखूं, log C. लॉग सी। सेम है, ड्रॉ करोगे तो इधर x/m log c, वैसे ही स्लोप 1/n, m मतलब स्लोप, इंटरसेप्ट लॉग के। इतना सही है, समझ में आ गया ना? ये देखो ये भी दिया होगा नोट्स में, 1 मिनट। अच्छा ये ना काट देना, ये नहीं करना अपन, आइसोस्टर कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। और ये जो 2 ग्राफ हैं, एक फिजिकल का हो गया, केमिकल का, ये सारा एक्सप्लेनेशन है जो हमने पढ़ा है, आइसोस्टर काट देना। अब इधर देखो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, वही है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्राफ वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग वही, एडसॉर्बेंट की नेचर इसमें भी मैटर करेगी, टेम्परेचर का वही इफेक्ट है। जर्नल इफेक्ट कोई बोल रहे टेम्परेचर का क्या आता है एडसॉर्प्शन पे, तो क्या बोलते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन कम होती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से एडसॉर्प्शन जशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट आएगा वो हमें ये इक्वेशन बताती है, ठीक है। अब इधर देखो, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नहीं है, लास्ट टॉपिक, इतना खुश नहीं हम हो सकते। लास्ट टॉपिक है एडसॉर्प्शन का। इस चैप्टर में हमने 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से थे,
याद है? एक तो बताया था एड्सॉर्प्शन, दूसरा क्या था कैटालाइसिस, तीसरा कोलाइड्स। ठीक है, वो तो आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे लिख देती हूँ दोबारा। एड्सॉर्प्शन पढ़नी है, एक कोलाइड्स पढ़ना है, एक पढ़ना है कैटालाइसिस। तो इन तीनों में से हम एक को फिनिश करने पे पहुंच गए हैं। ये एप्लीकेशंस हैं, ये आपको सीधा रट्टा मारना पड़ेगा जिसको बोलते हैं। एनसीईआरटी वाला ही लिखा हुआ है सारा, तो चाहे उससे कर लो चाहे इससे कर लेना। इसमें मेरा समझाने का भी कुछ इतना है नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। फिर भी एप्लीकेशंस वही हैं कि प्रैक्टिकली एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। वैक्यूम क्रिएट करने में यूज़ हो जाता है। वही है, चारकोल लिया, गैसेस उसके सरफेस पे आ गई तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो वैक्यूम क्रिएशन में हेल्प करता है। गैस मास्क, हमें पता है कि माइनिंग वगैरह में आपा डिस्कस किया था, हार्मफुल गैसेस होती हैं तो वो मास्क में चारकोल डाल देते हैं ताकि उनके अंदर ना जाए गैस। ह्यूमिडिटी, वही सिलिका जेल है, होता है ना बॉटल्स में जो हम नए शूज़ लेके आते हैं वो पाउचेस में, वो इसीलिए होता है कि जो मॉइस्चर है एयर में वो अब्जॉर्ब कर ले, तुम्हारी जो भी चीज़ है वो ख़राब ना हो। कलरिंग मैटर वाला, ये कहाँ पे पड़ा था, जो रॉ शुगर होती है उस पर येलो कलरिंग मैटर होता है, तो उसको ऐसे बिछाया होता है चारकोल, बेड ऑफ चारकोल बोलते हैं, एनिमल चारकोल, उसके ऊपर से पास कराते हैं तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में भी एड्सॉर्प्शन रोल प्ले करती है। अभी इसको याद करना पड़ेगा, ये जब कैटालिसिस पढ़ेंगे तब इस समझ में आएगा मैकेनिज्म। इनर्ट गैसेस वगैरह की सेपरेशन में भी ये काम आता है। चारकोल एब्जॉर्बेंट होता है, उससे मतलब इंडस्ट्री में सारा ये चीज़ें काम करती हैं। डिजीज़ में जर्म्स वगैरह ड्रग के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये प्रोसेस पढ़ोगे तुम लोग, अगला चैप्टर है इससे मेटलर्जी वाला, उसमें कराऊंगी। एक्सट्रैक्शन तो सुना है ना, अर्थ से मेटल निकालते हैं, उनको और को कंसंट्रेट करने का एक मेथड है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर का भी काम करते हैं, डाई वगैरह जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती हैं सरफेस पे। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी +1 में पढ़ी होगी ऑर्गेनिक में, पिछली बार शायद सिलेबस कट था इसीलिए ये नहीं था टॉपिक। क्रोमेटोग्राफी बेटा एक टेक्निक होती है जो चीज़ों को सेपरेट करने के काम आती है, उसमें भी एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, बस इतना ही अभी के लिए याद रखो। और क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन का काम करता है। जैसे मान लो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, A+B बनाई, तो सेपरेट करना है, या उनको पता नहीं चल रहा कि उन कौन सा कंपाउंड बन गया, ये सारा चीज़ों के लिए क्रोमेटोग्राफी रोल प्ले करती है। ये कराते होते हैं, वैसे तो हमने बहुत करी है लैब में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, +1 +2 में भी होता है, बट तुम लोग तो जा नहीं ना पा रहे कोविड वगैरह के कारण। आते हैं बेटा, ये भी आ सकता है बोर्ड में, छोड़ना कुछ नहीं है, इसको पूरा क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी एप्लीकेशंस को। बाकी तो मैंने तुमको काफ़ी समझा भी दिया, समझ समझ के कर लोगे। ये चीज़ को याद कर लेना, एनसीईआरटी से कर लेना चाहे यहाँ से, सेम है। तो इसी के साथ तुम्हारा एक टॉपिक ख़त्म होता है, फिर आप अगली क्लास में अब शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, फिर मंडे को मिलते हैं, टेस्ट देना अच्छे से प्लीज़। ओके। अच्छा बेटा, तुम दोनों का मैं देखती हूँ, मान्य चली गई, चलो सॉल्यूशन की क्लास का मैं बता दूँगी, आज तो नहीं होगी, कल कोशिश करूँगी किसी टाइम लगा दूँ। ठीक है बेटा जी, टेस्ट कल मॉर्निंग में होगा तो बेटा मॉर्निंग में ही, मतलब मैं ये श्योर नहीं है कि मैं होंगी कि नहीं, मैं हुई तो मीटिंग करके करेंगे, मैं ना हुई तो मैं भेज दूँगी सुबह वही 10:30 11 बजे। ठीक है बेटा।